हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर 6 में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्गोरिदम पर डिस्कशन शुरू किया था। आज हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन एल्गोरिदम जब हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया है कि एल्गोरिदम की जब भी हम बात करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हमको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है कि ये प्रोग्राम आप C++ में बनाएंगे, सी में बनाएंगे, जावा में बनाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करें, यो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो को प्रॉब्लम के सॉल्व करने के समय ज़रूरत पड़ते हैं। और कोई किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसका एल्गोरिदम बना लिया जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब जरा सा देखें हम किसमें एन एल्गोरिदम हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रोग्राम चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वो निश्चित रूप से फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होने चाहिए। इनफाइनाइट एल्गोरिदम नहीं हो सकता। एल्गोरिदम जब भी होगा तो निश्चित नंबर ऑफ लाइन्स होंगे। वो लाइन 2 हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होंगे। और ईच स्टेप एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। एक ऑर्डर भी होना चाहिए एग्जीक्यूशन। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप तो है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी फिक्स होगा। ऐसे जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने डिटेल में आपको स्टेप्स दे दिए हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। आप प्रोग्राम की जब कोडिंग करेंगे तो इसको लाइन नंबर या स्टेटमेंट नंबर बोल सकते हैं। सम स्टेप्स में इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटेशन। एक्चुअल में जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान हम रखते हैं कि एल्गोरिदम की डिज़ाइनिंग की अगर बात होगी तो सबसे पहले हमको 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ स्टेप हमने लिख रखा है, डिसीजन मेकिंग और रिपीटेशन। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही हैं जिसमें हमको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। हमको डिसीजन लेते हैं और डिसीजन कंडीशनल हो अनकंडीशनल हो, वो डिसीजन लेते समय हम देखेंगे कि किस अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है तो कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब है कि नॉर्मल सीक्वेंस हमारा अफेक्ट हो सकता है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए विचार करें कि हमें डिसीजन लेना होगा। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ स्कोर करते हैं, अब स्कोर के आधार पर जो भी स्कोर उनका आया उसके आधार पर हमको डिसीजन लेना होगा कि वो बच्चा डिस्टिंक्शन के साथ पास करेगा, फर्स्ट क्लास होगा, सेकेंड क्लास होगा, थर्ड क्लास होगा, फेल होगा। तो ये तो डिसीजन लेने वाली बात है। तो अगर स्टूडेंट के रिजल्ट प्रिपरेशन का हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें डिसीजन लेना होगा या नहीं? अगर डिसीजन ही हम नहीं ले सकते हैं तो फिर प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या है? तो जब भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो कई बार हमें डिसीजन लेने होते हैं और इसके लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात होगी। और इसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमको स्टेप को रिपीट करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोल रहे हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना होता है तब तक जब तक कि हमारा रिजल्ट जनरेट ना हो जाए या हमारा गोल अचीव ना हो जाए। तो ये 3 ही स्टेप आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप एल्गोरिदम बनाएंगे, तो इन्हीं 3 में से किसी स्टेप के आधार पर चलेंगे। अब तीनों स्टेप पर बेस्ड एक एक एल्गोरिदम हमने प्रोग्राम में लिख रखा है, जरा उनका डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहले देखिए ऐड 2 नंबर, हमें 2 नंबर को ऐड करना है। इस एल्गोरिदम को आप गौर से देखें तो फर्स्ट स्टेप में इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम हमने ले लिया, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए एज बी अगर हम ले लिए तो ठीक है, नहीं भी लेंगे तो हमको एल्गोरिदम कम से कम ये तो दिखाना ही होगा इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दें उस नंबर की जगह पर कि एक का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, हम जो वेरिएबल रिसीव कर रहे हैं यूजर से या
अपने प्रोग्राम में, उसका कुछ नाम हमने दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर ए से सेकंड नंबर बी से हम रिसीव कर रहे हैं। फिर सेट सम, क्योंकि ऐड करना है तो एडिशन में तो हमको सम की जरूरत होगी, तो सेट सम इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का एडिशन करिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। एडिशन करने के बाद प्रिंट सम और एंड कर दीजिए। 5 स्टेप में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस में कोडिंग आप कैसे करेंगे, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन करना आपको यही स्टेप है यदि 2 नंबर को ऐड करना है तो। यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट नहीं है, नॉर्मल सीक्वेंस है। हम प्रोग्राम नंबर 1 से 5 तक मूव करेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा, 2 नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। अब एल्गोरिदम में अगर तीसरा नंबर होता तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेते, स्टेप 3 में हम इनपुट थर्ड नंबर कर देते, फोर्थ नंबर कर सकते हैं। तो जितना भी नंबर होगा हम बढ़ा सकते हैं, एल्गोरिदम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन तो कुछ इसी तरह का होगा, नॉर्मल सीक्वेंशियल ऑपरेशन है। और 5 स्टेप में यहाँ ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला। नंबर ऑफ अगर डेटा बढ़ते हैं, नंबर अगर बढ़ जाता है, 10 नंबर को जोड़ना है तो फिर उनके लिए स्टेप हमारे अधिक होंगे, लेकिन काम इसी तरीके से होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये सीक्वेंशियल एल्गोरिदम है, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है और यहाँ से चल करके यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब जरा दूसरे प्रोग्राम की तरफ पढ़ें। यहाँ भी हमने वही काम किया। स्टेप 1 2 को आप गौर से देखें तो इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकेंड नंबर एज बी। चूंकि 2 नंबर पर ही ऑपरेट करने की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर में हमने क्या किया, ए और बी वैल्यू ले लिया, सेम स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर अब कंडीशनल बातें होंगी, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर बराबर है या नहीं है ये टेस्ट करना है। हमको ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन कर, किसी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हमको पता है कि बिना अरिथमेटिक ऑपरेशन के ये काम पूरा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन लेना होगा, तो हमें इक्वलिटी को चेक करना होगा। इक्वलिटी चेक करने का मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट होगा, निश्चित रूप से स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस इक्वलिटी को चेक कैसे करेंगे वो उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इक्वलिटी चेक करने का। अब देखिए तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इफ़ ए इक्वल टू बी, सीधा सा कंडीशन है कि इफ़ ए इक्वल टू बी। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर ले। इस ऑपरेशन को जब परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जब कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पर रिजल्ट निश्चित रूप से यस या नो होगा। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने के बाद रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो प्रिंट इक्वल, एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। अगर हमारा कंडीशन सही है तो इक्वल है, नहीं है तो इक्वल नहीं है। उसके बाद एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट का यहाँ से बिगनिंग हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टेस्टिंग की। यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग की बात हुई, हमने डिसीजन लिया कि नंबर बड़ा है या नहीं है। 2 ही कंडीशन है, या तो बड़ा है या तो बराबर है या नहीं है, बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो इक्वलिटी चेक कर रहे हैं कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। यदि है तो बोलेंगे इक्वल है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये निश्चित रूप से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, हमें डिसीजन लेना होगा। अपने एल्गोरिदम को हम इस तरह से इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स जो कंडीशन है इससे हम डिसीजन ले लिए। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाता है। हमने 2 नंबर लिया, यहाँ पर भी 2 नंबर लिया, दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पर 2 नंबर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया और रिजल्ट हमारा ट्रू या फॉल्स में आया, उसके अगेंस्ट हमने प्रिंट कर लिया। बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात जरा सा देखें। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा अलग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिपीटिशन वाले स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो रिपीटिशन में क्या हमने किया, देखिए कि इनिशियलाइज सेट आई इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 10। अब ये प्रॉब्लम क्या है जरा ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है 1 to 10।
सीधी सी बात है, हम प्रिंट करने जा रहे हैं 1 to 10। तो 1 to 10 हमें नहीं करना, बल्कि हमारा प्रोग्राम करेगा। जो जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखेंगे वो करेगा, लेकिन ये काम होगा कैसे, ये है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम अगर एक से नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है 1 to 10, 1 to 50, 1 to 100, तो इस काम को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसका एल्गोरिदम कैसे होगा, उस पर जरा सा विचार करें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज किया, सेट किया i = n, और हमारा नंबर जा रहा है 10। ये 10 क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा है 1, और काउंटर हमारा, ये काउंटर है, ये काउंट कर रहा है 10 नेचुरल नंबर को। 20 नेचुरल होगा तो 20 करेंगे। अब यहां पर देखिए, रिपीट स्टेप 3 and 4 while i is equal or less than n। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, i को हम बार बार इंक्रीमेंट करेंगे और कंपेयर करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। हमको 10 नंबर चाहिए, स्टार्ट हमने किया नंबर 1 से। अब देखिए प्रिंट i, तो पहले तो हमने i को प्रिंट कर लिया, सेट i = i + 1, i को प्रिंट किया, i में +1 ऐड किया। ऐड करने के बाद यहां पर रिपीट 3 and 4 while i is equal or less than 10, मतलब इस 3, 4 को परफॉर्म करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे। i = 2 हुआ, 2 होने के बाद फिर से कंपेयर किया, अभी उससे छोटा है, फिर हम प्रिंट करेंगे i। तो 1 के बाद 2 प्रिंट किया, फिर 3 किया, फिर चेक किया, फिर 4, ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। जब i = 10 होगा तो i is equal or less than n, ये ट्रू है, तो फिर से i को प्रिंट किए। अब 10 + 1 11 हो गया। 11 के केस में क्या किए, i is equal or less than n, ये फॉल्स हो गया। जो ही फॉल्स होगा, अब इस स्टेप से हम बाहर आएंगे और हमारा स्टेटमेंट इंड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक स्टेप है, इस स्टेप को जरा गौर से देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट किसके आधार पर कर रहे हैं, ये हमारा कंडीशन है, दिस इज कंडीशन। जब तक इस कंडीशन ट्रू होगा तब तक इसको हम रिपीट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप एल्गोरिदम बनाएं, प्रॉब्लम को इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर होगा, और बीच में ही हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग इस तरह से करेंगे, उसका स्टेप इस तरह से बनाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर हमको रिजल्ट चाहिए था, 2 नंबर हमने दिया, इक्वल है या नहीं है, तो हमने कंडीशन लगा के टेस्ट कर लिया, बाहर आ गए। यहाँ पर 1 to 10 को प्रिंट करना था, लेकिन 1 to 10 प्रिंट कैसे होगा, एक एक स्टेप बढ़ेंगे, चेक करेंगे, स्टेप बढ़ेंगे, चेक करेंगे, स्टेप बढ़ेंगे, चेक करेंगे। जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसका मतलब हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है, हम उस स्टेप से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो देखिए 3 तरीके हैं, इन तीनों ही बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे जब भी एल्गोरिदम की बात होगी, एल्गोरिदम डिजाइनिंग की बात होगी, तो यही 3 में से कोई ना कोई स्टेप आप फॉलो करेंगे, चौथा कोई स्टेप नहीं है। पहली बात, हमारा एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल चलेगा, सीक्वेंस से चलेगा, स्टेप 1 2 3 4 5 अप टू लास्ट स्टेप। जब स्टेप हम बढ़ते जाएंगे तो जो प्रोसेसिंग वाला टर्म है, वहाँ पर सिंगल लाइन प्रोसेसिंग हो सकता है, मल्टीपल लाइन प्रोसेसिंग हो सकता है। प्रोसेसिंग के दौरान हमको कंडीशन लगाने पड़ सकते हैं, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग की बात हो सकती है, या रिपीटिशन की बात हो सकती है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। जब भी प्रोग्रामिंग होगी, रियल लाइफ सिचुएशन को अगर हैंडल करना होगा, तो ये 3 ही काम हम करते हैं। पहला, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, दूसरा डिसीजन मेकिंग, जहाँ जहाँ भी डिसीजन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए सिंगल डिसीजन मेकिंग की बात है, हो सकता है हमको 5 अलग अलग डिसीजन लेना हो,
बच्चे का मार्क्स पर अगर रिजल्ट देना हो तो सिंगल स्टेटमेंट में तो हम डिसीजन नहीं ले सकते कि उसका नंबर क्या है। अगर नंबर है तो हमारे हर क्राइटेरिया पर डिसीजन लेना होगा कि क्या है, यह डिस्टिंक्शन के ग्रुप में आता है, नहीं आता है तो फर्स्ट क्लास में आता है, सेकेंड क्लास में आता है, थर्ड डिवीजन में आता है, सिंपल पास की ग्रेड है, या फिर फेल करेंगे इनको। तो अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। ये डिसीजन सिंगल स्टेप में नहीं लिया जाएगा, हो सकता है एक से अधिक बार डिसीजन लेना पड़े और तब हमारा रिजल्ट प्रिपेयर हो। तो जब भी रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा, जब भी हमको प्रोग्राम का रिजल्ट चाहिए, तो हम देखेंगे कि कितने सारे स्टेप हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के। लूपिंग एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है कहीं कहीं पर। जैसे यहाँ पर आप देखिए कंडीशन भी हम लगाए हैं, कंडीशन भी हम चेक कर रहे हैं। केवल कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर था इफ, यहाँ पर व्हाइल है। व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, फॉर हो, ये सारे सक्सेसिव रिपीटिशन के हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट इनको बोलते हैं। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, गो टू। तो ये सारे स्टेटमेंट है, लेकिन एल्गोरिदम में हमको उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जानी है कि हम कंडीशन में व्हाइल लगाएंगे या इफ लगाएंगे। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस तरह से हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हमको व्हाइल से काम हो गया तो हमने व्हाइल से काम कर लिया, यहाँ इफ कंडीशन लगाया उससे काम इफ एल्स से हो गया तो कर लिया हमने। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब आप कोडिंग करने जाएंगे प्रोग्राम को, तो पहले स्टेप के लिए कोड लिखेंगे, फिर दूसरे के लिए कोड लिखेंगे, फिर तीसरे के लिए लिखेंगे, चौथे के लिए लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आप कोड करते जाएंगे, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर एल्गोरिदम सही है तो प्रोग्राम भी सही होगा, एल्गोरिदम में गड़बड़ी होगी तो आपकी प्रोग्रामिंग में भी एरर आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी आप एल्गोरिदम बनाएं तो इन तीनों ही कंडीशन को, सीक्वेंस, डिसीजन मेकिंग और रिपीटिशन पर ध्यान दें, क्योंकि इन पर जब तक आप प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप सही एल्गोरिदम नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर एल्गोरिदम नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं तो प्रोग्रामर अच्छे नहीं हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए सही है। आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इन तीनों ही सीक्वेंस को, कंडीशन को एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक बेहतर एल्गोरिदम डिज़ाइन हो और उस एल्गोरिदम के आधार पर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें अपने लैंग्वेज में कोडिंग करके, और एक अच्छे प्रोग्रामर आप बन सकें, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। और इसके लिए बेस जो है आपको ध्यान मजबूत करना पड़ेगा। एल्गोरिदम में इन बातों को भी ज़रूर ध्यान देंगे, और एल्गोरिदम में और भी जो डिटेल होंगे उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।